All right. So we were discussing Ind AS 115 and you were giving very good answer for those questions. ठीक है. Session on Ind AS 115. Now we have spoken 2-3 things, right? सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को करी थी कि अगर कोई भी इंडेस अगर आप पूछते हैं कि लाइक आप कौन से इंडेस पे कंफर्टेबल हो, तो जब आप उस इंडेस के बारे में बताओगे तो आप किस तरह से बताओगे, हाउ यू विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट दैट इंडेस, ये मेरे को आप सबसे पहले बताइए. Giving about practical insights of that particular index. वेरी गुड आंसर. यस, आपको उस पर्टिकुलर इंडेस का कुछ ना कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रैक्टिकल आंसर देना है. ठीक है. जो लोग नए लोग हैं उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि, और क्योंकि एक दिन का गैप भी हो गया है तो हम लोग भी पूरा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था. So it is very important that in this stiff competition, we should always give those answers which are different from others. बाकी लोगों से जो अलग आंसर है हमको उस तरह के आंसर देना है, और अलग कैसे देना है. ऐसा नहीं कि आपको कुछ बहुत ही अच्छी इंग्लिश में आंसर देना है. इंग्लिश तो डेफिनेटली हेल्प करती है आपको, लेकिन उससे ज्यादा जो चीज हेल्प करती है दैट इज द इंडस्ट्री एग्जांपल्स. आप अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड एग्जांपल दोगे या उसका एप्लीकेशन बेस्ड आंसर दोगे तो फिर वो मानेंगे कि यस यू रियली हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग और बाकी लोगों से तब आप डिफरेंशिएट कर पाओगे. मॉर्निंग में भी मैंने स्टूडेंट से पूछा था कि हाउ विल यू, अगर आपसे पूछते हैं इंटरव्यूअर कि हाउ विल यू टॉक अबाउट इंडेक्स 115, उन्होंने सिंपली ये बोला था कि विल टॉक अबाउट 5 स्टेप्स. एक एक स्टेप क्या होती है, इस तरह से उन्होंने बातें बोली थी. ठीक है. सो आप लोगों को कैसे आंसर करना है उसको, दैट इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2018 to incorporate the changes made in corresponding IFRS, and it has subsumed other revenue recognition principle and now it is based on 5-step model. यानी कि हमको उनको 5 स्टेप्स वापस से पूरी धीरे धीरे सुना के बोर नहीं करना. सिंपल सी बात ये, समझ रहे हो आप. कई बार स्टूडेंट्स एक ही एक बात बहुत बार बोलते हैं और उससे इंटरव्यूअर को कोई खास एक्साइटमेंट आता नहीं है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा लंबा रिपीट मत करो. ठीक है. स्ट्रेट अवे कम टू द इंडस्ट्री एग्जांपल सो दैट दे विल अंडरस्टैंड कि ठीक है 5 स्टेप तो इनको आती होगी. जब ये एप्लीकेशन बेस्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वो तो नेचुरल सी बात है कि 5 स्टेप्स आती है. और इंडस्ट्री का एग्जांपल हमने लिया था कि मारुति सुजुकी में जो वारंटी सर्विसेज हैं वो डेफर हो गई है of amount rupees 500 crore because of performance obligation getting satisfied in future years. So ये एक छोटा सा एग्जांपल है. इस टाइप के एग्जांपल प्रिपेयर करने में आपको मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो बहुत ही डीप इम्पैक्ट रहने वाला है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा. यस, क्लियर है आपको. लिंकन, श्रुति, लिंकन ने तो खैर बता ही दिया था. बाकी संजय, पूजा, अंशिका, Yes, sir. संस्कृति. Yes, So next time, whenever we are giving the answers, right, you always remember that please give some industry-related example or industry-related experience. Suppose आपने कोई इंडेक्स अगर इम्प्लीमेंट करा है तो वो उस इंडेक्स का रेफरेंस दे सकते हो कि लाइक जैसे उन्होंने बोला कौन से 2 इंडेक्स है जिस पे आप कंफर्टेबल हो. आपने सपोज इंडेक्स लेट्स से इंडेक्स 2 पे काम किया हुआ है और इंडेक्स 2 से रिलेटेड कोई चीज आपने अप्लाई करी है तो उसका इंडस्ट्री एग्जांपल देके आप एक्सप्लेन करोगे, ज्यादा बेटर रहेगा एंड दिस विल बी मोर इम्पैक्ट. हेलो सर. हाँ बोलिए. सर जैसे इंडेक्स वाली कंपनीज में काम ही नहीं करा है, वो एक्सपोजर ही नहीं मिला कि इंडेक्स में काम कर सके, तो फिर किससे रहेगा इसका? मतलब डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल दे इंटरव्यूअर को कि हमारा एक्सपीरियंस नहीं था इसमें, या फिर कुछ और? देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बोल दोगे कि एक्सपीरियंस नहीं रहा है तो वो तो उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, कंपटीशन ज्यादा है तो उसी के लिए हम बात कर रहे हैं कि अगर नहीं एक्सपीरियंस तो कोई बात नहीं है. आपने लिस्टेड को ऑडिट नहीं करा कोई बात नहीं है, लेकिन लिस्टेड की आप रिपोर्ट तो पढ़ सकते हो. उसमें तो किसी की हाँ. मोनोपोली नहीं है कि हम नहीं पढ़ सकते. हम भी पढ़ सकते हैं, जो कोई और पढ़ सकता है तो हम भी पढ़ सकते हैं.
और उसको कोट भी कर सकते हैं कि ओके मैंने ये स्टडी करके ये चीज देखी है उसके अंदर, राइट। सो ये जैसा एक पॉइंट था मारुति सुजुकी का। ऐसे ही अगर आप कोई भी एक रिपोर्ट डाउनलोड करोगे, और मैं आप लोगों को सबको एक एक रिपोर्ट डाउनलोड करवाऊंगा, जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड, और आपको मुझे बताना है कि आपने उसमें क्या फाइंड आउट करा है। तो ये एक एक्टिविटी रहेगी हमारी, ठीक है। बट आई एम जस्ट गिविंग यू दी स्टार्टिंग हाउ दिस हाउ शुड बी योर आंसर लुक लाइक, ठीक है। चलें अब हम लोग आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पर। सो वी स्पोक अबाउट 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स के हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, ठीक है। वारंटी सर्विसेज का, पॉइंट्स का, ये 2 हमने लिए थे। इसके बाद फिर हमने आगे बात करी थी कि अगर डिड वी टॉक अबाउट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? एक बार कंफर्म कर दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, The sir. last question was service rendered and billing not done वाला. वो भी हम्म। डिस्कस कर लिया था हमने, राइट। Yes, sir. Yeah, ये there are last 3 question था. questions. है ना, वो भी डिस्कस कर लिया था। और हमने One more reward points. Reward points Reward वाला points. मैंने- परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मुझे याद नहीं है कि हमने डिस्कस करा था कि नहीं। आई डोंट थिंक यहाँ करा था हमने डिस्कस। नहीं सर, नहीं करा था, नहीं फर्स्ट किया स्टेप था। पर थे अभी. राइट। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, डिटरमाइनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। और अभी क्वेश्चन ऐसे सीक्वेंस में तो नहीं रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्टेप से कैसा भी मैं आपसे पूछ लूंगा, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो 10 क्वेश्चन हमको करीब करीब डिस्कस करने हैं, और उन 10 क्वेश्चन में से कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको भी ये अंदाजा नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने 3rd क्वेश्चन पूछा तो वो 3rd स्टेप का होगा, नहीं तो आपका पूरा दिमाग उधर ही चलेगा। कोई क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेते हैं, ऐसे ही होगा इंटरव्यू में भी, राइट। सो ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा अच्छे से सोचे समझे और मुझे आंसर दें, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट डिटरमाइनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है। सो ऐसा लेते हैं कि Philips is giving CT scan machine to a hospital, ठीक है। तो यू आर डूइंग रेवेन्यू अकाउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिलिप्स, ठीक है। तो इसमें ट्रांजैक्शन कैसे होता है? 1 जनवरी को दे सेल फॉर 10 लाख रुपीज, 1 मार्च को दे इंस्टॉल फॉर 2 लाख रुपीज, और 1 मई से दे मेंटेन इट फॉर 1 लाख पर मंथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और बिलीव मी, ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चंस कई बार सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ऑल्दो इसमें कोई ज्यादा कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, राइट। मतलब आपको इसमें कैलकुलेटर नहीं चलाना है, लेकिन फिर भी इस टाइप के कुछ फिगर्स देके वो क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं ताकि आप लोग आंसर्स बिल्कुल टू द पॉइंट दो, ठीक है ना। Sir, तो मेरा क्वेश्चन आप लोग सब लोग सुन लो, उसके बाद आप मुझे आंसर दीजिएगा। माय क्वेश्चन इज वेरी वेरी clear and simple. How many performance obligation are there? sir, 2. The 3. रुक जाओ Two. रुक जाओ, अरे रुक जाओ रुक जाओ, अभी एकदम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं है ये। How many performance obligation are there and when and how much revenue will you recognize? ठीक है, when and how much revenue will you recognize in this particular transaction? ठीक है। अब आंसर सबको पता है, ठीक है, मोस्टली आप सभी को पता है, लेकिन मैं अब यहाँ पर आप लोग क्या किस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो? स्पीकिंग को प्रैक्टिस कर रहे हो। तो योर आंसर हैज टू बी वेरी क्लियर। यस, दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू प्रैक्टिस अलोंग विद द टेक्निकल। So please tell me, if you want to take few seconds to think, take few seconds, and then please answer. But give a very good answer.
All right, who would like to start? Sir, may I? हाँ बोलिए. In the above scenario, there are 3 performance obligation because they are separately identifiable. So for when Philips sold the CT scan on 1st Jan, so revenue will be recognized on 1st Jan of rupees 10 lakh. And when Philips install the machinery on 1st March, so revenue of rupees 2 lakh will be recognized on 2 March. And maintenance services is for monthly basis, so revenue will be recognized 1 month for a period of time as soon as the maintenance services provided All right, very by good the answer. Philips company. Like if Okay, got it. I got it. So basically 3 performance obligation है and you're saying that जैसे जैसे dates दी हुई हैं वैसे वैसे उसको recognize कर लेंगे. ठीक है. Okay. So answer was clear. So this is what I am expecting from everyone. आपके आंसर में से गोल गोल कुछ आंसर नहीं होना चाहिए कि आपने बोला क्या और समझे क्या वो. जैसा इन्होंने बोला ना बिल्कुल क्लियर कट सिंपल आंसर with simple reasoning, right? So इसी तरह से आपको explain करने हैं आपके आंसर. So now who would like to? Yes, we have Ajay also. Ajay, please tell me. Sir, in given case, there are 2 performance obligation. One selling of machine and installing, both are interrelated. That's why it is a 1 performance obligation. And second is regular maintenance per monthly. In the given case, revenue recognition will be 12 lakh on 1st March and every monthly 1 lakh rupees. All right. Okay. So इनका आंसर है 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और रेवेन्यू हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे 12 लाख की 1 मार्च को. दिस इज Yes, sir. आंसर. ठीक है. ओके, ग्रेट. एनीवन हु हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट आंसर जो इन्होंने दिए लिंकन और अजय ने, उसके अलावा कोई नया आंसर हो तो बताएं. अनम्यूट करके बोलिए. So can I? हाँ बोलिए. So basically, in this scenario, the exception of the Ind AS 115 would apply. Like it is significant integration of services. That's why the first 2 services will be one obligation, and the other one would be another obligation. So basically, there are 2 obligations, and the time of realization would be like for the first 2 when the I'm not able to see the first 2 applications are done. And after that, when the 12 lakhs rupees of work is done, first 2 obligations, then the first obligation will be called satisfied, and the second one would be second satisfied over the period of time, like every month when the maintenance would be done. ऑल राइट. सो ये तो सेम आंसर है ना आपका जो इन्होंने दिया था. या सेम है तो ठीक है. सो अब इसमें जो आंसर इन्होंने दिया है, ठीक है, उसको थोड़ा सा आप डाइसेक्ट कर लो और याद रखना है आपको. राइट, क्या याद रखना है आपको कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके सामने, ठीक है, इस तरह का, तो आपको बात करनी है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिटरमाइन कैसे किए जाते हैं. तो फर्स्ट यू शुड से दैट whenever there is a question of performance obligation comes, we have to have 2 things in our mind. पहला आपके स्टेप आना चाहिए कि are they capable of being distinct? Are they capable of being distinct? और दूसरा आना चाहिए कि are they distinct in the context of contract? ठीक है. अब इसको समझ लो. इस पर्टिकुलर केस में सेल करना, इंस्टॉल करना और मेंटेन करना, क्या ये तीनों अलग अलग है या एक ही? एक्टिविटी अलग अलग है. ये सेलिंग की एक्टिविटी अलग है, इंस्टॉलेशन की एक्टिविटी, मेंटेनेंस, तीनों अलग अलग है ना. Yes, sir. Yes, sir. अलग अलग है. तो तीनों Yes, अलग sir, अलग है. अलग-अलग है. मतलब हो गया 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. लेकिन वहीं पे नहीं रुकना है आप. उसके बाद आपको देखना है आर दे डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये लिखा है कि दे आर ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर और फिलिप्स ने बोला है कि हमारी मशीन हम ही इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है, देन ये दोनों जो सर्विसेज ये स्पेशलाइज्ड नेचर की, इसलिए सेलिंग और इंस्टॉलिंग विल बिकम वन. ये एक ही बन जाएगी. लेकिन क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आपको ये बताना है कि फर्स्ट वी हैव टू सी इन द कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज अ इंटीग्रेटेड सर्विस. और
तो ज्यादा करके क्वेश्चन आपको जो पूछे जाएंगे ना वो ऐसे नहीं पूछे जाएंगे दिस साइड और दैट साइड, इंडिया बेटर है कि चाइना बेटर है। ज्यादा करके आपको क्वेश्चन जो आपको आंसर देना है वो ये देना है कि इंडिया इन चीजों में बेटर है और चाइना इन चीजों में बेटर है। दोनों दोनों आपको बताना पड़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप आगे भी डिस्कशन जब होंगे ना तब आप देखोगे कि यस और नो वाले आंसर नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो पहले आप देखना है कि सब कुछ अलग अलग है क्या, एक्टिविटीज अलग अलग है। तो एक तो वो स्टेप हो गई, और फिर कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। अगर वो इंटीग्रेटेड है तो फिर वो एक बन जाएगी, और अगर इंटीग्रेटेड नहीं है तो सब अलग अलग हो जाएगी। अगर इंस्टॉलेशन कोई भी कर सकता है इस केस में तो यहाँ पे 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है कि एनीवन कैन डू इंस्टॉलेशन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, तीन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और दूसरे में भी जब हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा तो उसमें भी यही लिखा हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, तो ये ध्यान रखिएगा। और आपको बस यहीं पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अगर आप क्वेश्चन भी आते हैं, गलत आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अप्रोच गलत नहीं होनी चाहिए। अप्रोच हैज टू बी राइट, ठीक है ना। आंसर कुड बी रॉन्ग, उसमें इंटरव्यूअर को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस अगर सही जा रहा है तो वो उस चीज को वैल्यू ज्यादा करता है, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ऐसे ही क्वेश्चन एक और आ जाता है कि बिल्डर के केस में आता है कि वो डिजाइन भी वो कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट भी वो कर रहे हैं। अगेन वही करना है आपको। डिजाइन और कंस्ट्रक्शन क्या अलग अलग है? तो यस, दे आर अलग, दे आर डिफरेंट। और फिर देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि जो बिल्डर है उसने कंडीशन लगा रखी है कि मैं ही डिजाइन करूंगा और मैं ही कंस्ट्रक्ट करूंगा, तो फिर वो एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। और क्योंकि ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो जो अजय ने बोला वो राइट है। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगी? 1 मार्च को। और कितनी होगी? 12 लाख। क्योंकि आपको पता है रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज एज एंड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन गेट सेटिस्फाइड। तो जब वो एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और वो 1 मार्च को सेटिस्फाई हो रहा है तो हम पूरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन किस दिन रिकॉग्नाइज करेंगे? 1 मार्च को, 12 लाख। यस, एवरीवन इज क्लियर? अब मैं आपको वापस से वहीं ले जाता हूं जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंड AS 115 का, वो क्या है? क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल? कहीं फंस जाओगे अगर आप Revenue will be recognized as and when risk and reward transfer. नहीं 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 नहीं, इसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। कोई भी क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, वो तो आप लिख ही सकते हो। जैसे कि ऑडिट के क्वेश्चन में होता है ना, कोई भी क्वेश्चन आए लिख दो दैट रेवेन्यू निकालना, कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं उसका रेवेन्यू फाइंड। नहीं 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 नहीं, फंडामेंटल Revenue will be recognized as and when the performance obligation gets satisfied. फंडामेंटल प्रिंसिपल इंड AS 115 Revenue revenue का is recognized matching concept. टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ रिवर्सल। revenue is recognized on the amount expected to be received. Significant नहीं नहीं reversal. नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी ये सब नहीं है। टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ रिवर्सल, सिंपल सा आंसर। आप अगर अभी इंडेस सॉरी AS 9 की बात कर रहे होते हैं तो कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं इसमें? बहुत ही सिंपल, उसमें कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। Certainty. 10 लाख रुपए कर लेते 1 जनवरी को, 2 लाख कर लेते इंस्टॉलेशन पे, और बाकी मेंटेनेंस कर दो, कुछ दिमाग नहीं लगाना उसमें। लेकिन इंडेस क्यों बोल रहा है कि 12 लाख रुपए रिकॉग्नाइज करेंगे जब इंस्टॉल हो जाएगा? क्योंकि वो ये बोल रहा है कि कल को ये हो गया कि उन्होंने सेल तो कर दी और हॉस्पिटल में रखी हुई है CT स्कैन मशीन, और उसके बाद फिलिप्स ने मना कर दिया कि अब हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो फिर क्या करेंगे? तो हॉस्पिटल तो वापस कर देगा, ठीक है आपकी मशीन ले जाओ, तो फिर क्या आप रेवेन्यू रिवर्स करो? तो इंड AS 115 इज प्योरली रनिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ रिवर्सल। अगर आपने एक प्रिंसिपल याद कर लिया तो इस स्टैंडर्ड में और कुछ भी नहीं। कोई भी सिनेरियो दे दें आपको, आप एक ही फंडा याद रखो कि हमको रेवेन्यू बहुत ही कंजर्वेटिव वे में रिकॉग्नाइज करनी है कि उससे रेवेन्यू रिवर्स ना हो जाए।
समझ गए आप लोग क्यों हमने 10 लाख रुपए पहले रिकॉग्नाइज नहीं करे? क्योंकि कभी इंस्टॉल नहीं कर पाया मशीन, तो फिर वो 10 लाख रिवर्स करने पड़ते। अब एक बार इंस्टॉल कर दिया फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं। क्लियर हुआ मैसेज आपको? संस्कृति Yes, sir. ठीक है Yes, ना? sir. आगे के क्वेश्चंस भी आप देखोगे उसमें भी यही फंडा दिखेगा, ठीक है? ऑल राइट। सो ये पीडीएफ में से जो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है वो मैं शेयर कर दूंगा आपको। तो जस्ट रिमेंबर दैट दिस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्वेश्चन इज एन इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है? हम पहले Sir. इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं और इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए इसको मत छोड़ के जाना। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये वाला जो प्रिंसिपल है ये वेरिएबल कंसिडरेशन के लिए है ना सर, स्पेसिफिकली, या फिर बोथ के लिए, फिक्स्ड कंसिडरेशन और वेरिएबल कंसिडरेशन? कौन सा? मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ रिवर्सल। हाँ, ये वाला। और अपने वाले मिनिमाइजिंग क्वेश्चन में सबके तो लिए, मतलब सबके फंडामेंटल लिए। प्रिंसिपल है। आप बताओ मुझे कि आपने वारंटी सर्विस अगले साल क्यों रिकॉग्नाइज कर रहे हो? एएस में तो हम 5 लाख पूरा ही रिकॉग्नाइज कर लेते थे, लेकिन इसमें हम 4 लाख अभी रिकॉग्नाइज कर रहे थे और वारंटी का जो है अगले साल रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि अगेन रेवेन्यू को वापस नहीं करना पड़े, रिवर्स। रिवर्स ना करना पड़े रेवेन्यू। जब आप डिलीवर कर रहे हो सर्विस तो ही उसको रिकॉग्नाइज, बस दैट्स द होल प्रिंसिपल, ठीक है? तो इसी कंटेक्स्ट में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। एंड दिस क्वेश्चन आई पर्सनली बिलीव इज the most important question out of whatever we have discussed, ठीक है? So please understand and note it down, और आई एम श्योर कि आप लोग कॉपीज में लिख रहे हो, क्वेश्चंस लिख रहे हो ना? Yes, sir. ओके, गुड गुड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो देयर इज अ बिल्डिंग, डीएलएफ एक बिल्डिंग बनाता है, ठीक है? उसके 3 फ्लोर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड ईच फ्लोर इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 1 करोड़, राइट? तो टोटल कितना हो गया? 3 करोड़, ठीक है? एंड डीएलएफ has told that जो कस्टमर है उसने डीएलएफ को बोला है कि वी विल टेक द पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग आफ्टर 3 years and I will pay and we will pay you 3 करोड़ at that time। जब 3 साल बाद कस्टमर ये पोजीशन लेगा तो वो 3 करोड़ पे कर देगा। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? पेमेंट सर एडवांस पे है? Sir, एक बार repeat करो ना question. पेमेंट एडवांस नहीं है। डीएलएफ ने बोला है कस्टमर को कि मैं 1-1 साल में 1-1 फ्लोर बना रहा हूँ, ठीक है? हर फ्लोर की वैल्यू 1-1 करोड़ की है और 3 करोड़ आपको पे कर रहे हैं आफ्टर 3 years, ठीक है? अब मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन नाउ द क्वेश्चन इज दैट DLF should recognize 1 crore each year or 3 crore after 3 years। सर इसमें कैच है, आई थिंक वी हैव टू गेट द इन्फॉर्मेशन कि क्या वो बंदा ट्रांसफर कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर Sir, वो first, कैंसिल नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आज रिकॉर्ड करेंगे पूरा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगा के आज रिकॉर्ड करेंगे, देन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3 years में अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट चार्ज sir, करके। लेकिन अगर sir, वो कैंसिल कर सकता है तो फिर ईयर वाइज रिकॉर्ड करेंगे, जिस साल में जितना बना के दिया उस हिसाब से। सर all right, We- just give you just take few seconds to think, ठीक है? take few seconds to think। और कभी एक भी क्वेश्चन कोई था भी इसमें। इंटरव्यू में एक बात याद रखना आप लोग, सब लोग, डू नॉट जंप ऑन टू द आंसर। ये गलती हो जाएगी आपसे। अगर आप जल्दी से आंसर दोगे और एक बार आंसर देने के बाद फिर आप पलट नहीं पाओगे, ठीक है ना? बस यही अंतर आ जाता है। जब हम लोग लिखते हैं तो वी कैन रब इट ऑफ, बट बोलने के बाद देयर इज नो लुक बैक। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर कि आप का आंसर कहाँ जा रहा है। sir, Hmm? first we have to read out the contract correctly, ओके, how the terms are defined. अगर हर 1 साल के बाद, मतलब at the end of the 3 year, अगर वो कस्टमर लेने के लिए लाइबल है, then we can record it annually.
अदरवाइज किसके लिए लायबल है? एट द एंड ऑफ 3 ईयर अगर कस्टमर पेमेंट के लिए लायबल है कि उसको पे करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई अगर वे बैक नहीं है, देन ओनली वी कैन रिकॉग्नाइज एनुअली। अदरवाइज जो जनरल प्रिंसिपल आपने बताया, मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ रेवेन्यू रिवर्सल, तो वी हैव टू गो फॉर सेकंड ऑप्शन, 3 करोड़ आफ्टर 3 years। ऑलराइट, ओके, गुड ट्राई। और यस, बिल्कुल क्लियर कौन बता सकते हैं? Sir, Can I try? हेलो सर, हाँ, बोलिए। एज पर इंड एस 115 अरे बोलो बोलो। hello sir, as per Ind AS 115, when there is a contract which is spread over a period of over a period, and the customer gets the rights and obligation relating to the contract over the period as and when the contract perform its obligations, then and the contractor will receive the payment of cost plus marginal profit, then it will be recognized over the period of time. ऑलराइट, अब जो अभी तुषार ने बोला है, ठीक है, वो जिसको समझ आया वो मुझे बताओ वापस। अब आपको एक दूसरे के आंसर्स भी सुनना है, राइट? वी नीड टू डेवलप आवर लिसनिंग कैपेबिलिटीज आल्सो, ठीक है। और आपका अगर आंसर किसी को समझ नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि इंटरव्यूअर को भी डिफिकल्टी आएगी समझने में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमको क्लियर है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं वो अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। सो हमारे एक्सप्लेनेशन हैज टू बी वेरी वेरी सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। एक आंसर वो ले लेते हैं, यस आकांक्षा बोलिए। Sir, as per Ind AS 115, the revenue is recognized when performance obligation gets completed, when control is transferred. In this case, an asset is created, and if an asset is created and the customer gets control of it simultaneously, then the revenue is recognized over a period of time. Hence, here the revenue will be recognized over the 3 years. बट कस्टमर को तो 3 साल के बाद मिल रही है ना बिल्डिंग। He's not getting any Then benefit, right? input, sir. एक मिनट, Position, लेटर कंप्लीट। कस्टमर को जो बिल्डिंग मिल रही है वो 3 साल के बाद मिल रही है। आप बोल रहे हो कि कस्टमर को पोजीशन मिल रहा है हर साल। क्वेश्चन सब लोगों को ध्यान से सुनना है, यस, क्योंकि क्वेश्चन गलत सुनोगे तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है। वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। चलो, बट गुड ट्राई, यस। ऐसे ही आप अटेम्प्ट करते रहो तो आगे आप लोगों का परफॉर्मेंस और बेटर होता चला जाएगा, ठीक है। चलो, एक फाइनल आंसर लेते संजय से। Sir, as per 115, when any construction completed after 1 year, then I have a check. Construction create assets, and assets का जो बेनिफिट है वो कस्टमर को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कस्टमर को बेनिफिट क्रिएट हो रहा है एसेट्स और बेनिफिट भी मिल रहा है कस्टमर को, तो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज पर इनपुट मेथड ऑन अ ईयरली बेसिस। ऑलराइट, ओके, चलिए, ग्रेट। Sir, may I answer this question, please? Sir, may I? ओके, अब मेरा नंबर है, ठीक है। अब मेरे को आंसर देने दो, ठीक है। तो आप में से कितने लोगों को याद है कि पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और एट ए पॉइंट इन टाइम का, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है? 1-1 करोड़ हर साल। और एट ए पॉइंट इन टाइम का क्या मतलब है? 3 करोड़ आफ्टर 3 years। तो आपको याद होगा ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई हो रहा है या एट ए पॉइंट इन टाइम सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसा आपने पढ़ा था आपके सिलेबस में। अब मेरे को ये कौन बता सकता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की कंडीशन कौन कौन सी होती है? Assets created and So contract. that's so can I try?
ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, अभी आप लोग सेम स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं ट्राई, तो सर मैं आई समय हाँ पूर्व बोलिए। सर May I? जब परफॉर्मेंस सेम टाइप की हो, या फिर जब परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड चले, जिसमें कोई मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर परफॉर्मेंस नहीं हो रही, ओवर अ पीरियड हो रही है, तो उस टाइम पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में अपन अरे 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 अरे, क्या आंसर है ये? Sir, may I answer this जब question? परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो रही है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकॉग्नाइज करेंगे। ये कौन सा आंसर है? Hmm. रुक जाओ, आप रुक जाओ, समय रुक जाओ, अब मेरे को आंसर तो देने मैं दो। आंसर करूँ इसका? यस, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की कंडीशंस को आपने कहीं और ले गए हो, आप लोग एग्जाम्स के बाद, यस रिजल्ट्स के बाद सब मस्ती में आ चुके हैं। चलो सो अब आ जाओ इस पर कि कंडीशंस हैं क्या, ठीक है। अच्छा, इसके पहले भी एक फंडामेंटल बात कर लेते हैं ताकि फिर इसका भी कुछ सेंस बनेगा। कहने की बात सिंपल है यार, ये जो क्वेश्चन है ये भी क्या है, 1 करोड़ ईच ईयर। मैनेजमेंट क्या चाहेगा, 1 करोड़ ईच ईयर या 3 करोड़ आफ्टर 3 इयर्स? 1 करोड़ each year। 1 crore is here. 1 करोड़ ईच ईयर ना, मैनेजमेंट बोलेगा ना कि 2 साल तक मैं क्या जीरो दिखाऊंगा, तो वो कहना कहीं ना कहीं कोशिश करेगा 1 करोड़। ऑल्टर क्या बोलेगा कि नहीं, आपको स्टैंडर्ड फॉलो कर। तो स्टैंडर्ड में क्या लिखा है, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ रिवर्सल। अब मिनिमाइज कैसे होगी, सपोज आपने बोला कि मैं 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ रिकॉग्नाइज कर लेता हूँ, 1 करोड़ आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, अगले साल कस्टमर आया और बोला कि सॉरी आई डू नॉट नीड इट, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई लेकिन अब आपके पास ही रखो, मेरे को नहीं चाहिए। फिर क्या करोगे, 1 करोड़ को रिवर्स कर दोगे। तो ये रिस्क को हमको अवॉइड करना है इस स्टैंडर्ड के थ्रू। तो ये स्टैंडर्ड ये बोलता है कि इस रिस्क को आप तभी मिनिमाइज कर सकते हो जब सेलर के पास ये राइट हो कि उन्होंने जितना काम करा है उतने का पेमेंट वो ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमने बिल्डिंग दी है नहीं दी है। मैंने पहले फ्लोर पे केवल स्विमिंग पूल बनाया है, उसके ऊपर मुझे जिम्नेशियम बनाना था और सबसे ऊपर थिएटर बनाना था, मैंने केवल स्विमिंग पूल बनाया है अभी। लेकिन उस स्विमिंग पूल को मैं कस्टमर से उसका पेमेंट लेने के लिए मेरे पास लीगल राइट है, तो भले ही मैंने उसको अभी ट्रांसफर नहीं करा है स्विमिंग पूल, बट आई कैन स्टिल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है दैट द सेलर हैज द राइट टू रिसीव द पेमेंट फॉर द परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टिल डेट। क्योंकि अब रिस्क नहीं रह गई ना, अब अगर उसने मना भी कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, तब भी आप तो उससे रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं ऐसा कुछ, फिर आप एट ए पॉइंट इन टाइम रिकॉग्नाइज करोगे आफ्टर 3 इयर्स। ये बात क्लियर हुई आपको? घूम फिर के बात वहीं आ रही है, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ रिवर्स। यस, आकांक्षा क्लियर है आपको? यस सम्यक, अपूर्व, सेम आंसर ही था। सही है कि नहीं? और बाकी लोगों को वीडियो क्यों ऑफ कर रखे हैं आपने? यस अपूर्व, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों कंडीशन याद कर लेनी है। ठीक है, मैं बहुत कम चीजें आपको बोलूंगा कि आप याद करना, लेकिन ये कंडीशन याद कर लो क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन इंटरव्यूज में, और बड़ा वैलिड सा कंफ्यूजन है ये। तो पहली कंडीशन के इसमें पहले 2 बॉक्सेस छोड़ दो, तीसरा बॉक्स पढ़ लो एक बार अच्छे से। द एंटिटीज परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट एन असेट विद ऑल्टरनेटिव यूज एंड द एंटिटी हैज अ राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। एनी ऑफ द 3 कंडीशन इफ सेटिस्फाइड, तो हम लोग उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो रही है, अगर लिखा हुआ है कि हाँ राइट है। विप्रो में क्वेश्चन आना तय है, जो लोग भी विप्रो में जाने वाले हो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन 100% पूछेंगे, इसलिए इसको समझ लो आप अच्छे से। ठीक है, किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो बताएं प्लीज।
ठीक है, अब इसको आंसर आप कैसे करना चाहिए आइडियली, जल्दी जल्दी आंसर मत करिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप यही बोलो कि दिस क्वेश्चन इज basically about whether we should recognize revenue over a period of time or at a point in time, and there are three conditions of recognize. There are three conditions. Out of those three, if any of the condition gets satisfied, we will recognize revenue over a period of time. And in this particular one, the condition of जो भी मैंने दिखाई है, that one is getting satisfied, then we will recognize it 1 crore every year, otherwise 3 crore after 3 years. Right, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका आंसर भी नोट करके रखिएगा। सिमिलर क्वेश्चन मैं आपसे वापस पूछूंगा, सिमिलर क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम, बट दैट टाइम प्लीज गिव अ वेरी वेरी क्लियर कट आंसर। ठीक है, चलिए, सो आई थिंक ये हमने जो सबसे तीनों कंडीशन भी बतानी पड़ेगी क्या इसमें? नहीं, जो भी इस पे लग रही है या सिर्फ रेलेवेंट वाली? रेलेवेंट वाली। ठीक है, अब इसके बाद जो अदर दो कंडीशन है वो भी एक बार देख लो। तो पहली कंडीशन क्या था, कस्टमर इज रिसीविंग एंड कंज्यूमिंग द बेनिफिट ऑफ द एंटिटीज परफॉर्मेंस एज द एंटिटी परफॉर्म्स। जैसे कि क्लीनिंग की सर्विसेज है, जैसे जैसे क्लीनिंग हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, कस्टमर यूज कर रहा है। हाउसकीपिंग की जो सर्विसेज है वैसे ही हो गया, सिक्योरिटी सर्विसेज है, तो दैट इज वन कंडीशन। इसलिए जो सर्विस इंडस्ट्री है उसमें पहला वाला रूल लग जाएगा, रिकॉग्नाइज इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और सेकंड क्या होगी, द एंटिटी क्रिएट्स और एनहांसेस एन एसेट दैट द कस्टमर कंट्रोल एज इट इज क्रिएटेड और एनहांस्ड। कस्टमर ही उसको कंट्रोल करके चल रहा है। रेनोवेशन या ऐसा। कस्टमर ही उसको कंट्रोल करके चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब अगर आपके ऑफिस में कोई एक प्ले एरिया बनवा रहे हो आप, ठीक है, तो वो प्ले एरिया एक रूम में आप बनवा रहे हो, और जो सेलर है उसका, वो सेलर उसकी रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकॉग्नाइज करेंगे या एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉग्नाइज करेंगे? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू को रिवर्स करने की कोई रिस्क नहीं है, कस्टमर के पास में ही है वो, तो वो ये नहीं बोल सकता कस्टमर की मुझे नहीं चाहिए। आपकी तो प्रीमाइसेस में हम काम कर रहे हैं, अब कल को आप थोड़ी मना कर दोगे कि अब हमको ये नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हर चीज का कनेक्शन कहाँ गया वापस, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ रिवर्सल। रिस्क नहीं है यहाँ पर कोई भी रिवर्सल। ऑल राइट, सो ये आई बिलीव ये नोट कर लिया आपने क्वेश्चन। ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन आता है प्रीपेड पोस्टपेड सर्विसेज का, ये मैंने अपने सेमिनार में पूछा था। प्रीपेड और पोस्टपेड सर्विसेज, ठीक है। सो प्रीपेड ₹1,200 पर मंथ, सॉरी ₹1,200 फॉर अ ईयर। और पोस्टपेड सपोज ये हो रहा है कि ₹600 की बिलिंग कर रहे हो एवरी क्वार्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि आप प्रीपेड को कैसे रेवेन्यू, प्रीपेड की रेवेन्यू, पोस्टपेड की रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकॉग्नाइज करोगे या एट ए पॉइंट इन टाइम रिकॉग्नाइज करोगे, और क्यों? ठीक है, अब जो भी इसका आंसर देंगे वो ये सोच के देना कि आप सॉर्ट ऑफ मॉक इंटरव्यू दे रहे हो यहाँ, बिकॉज आई विल बी आस्किंग यू क्रॉस क्वेश्चंस ऑन दैट, इसलिए वीडियो भी ऑन कर लेना अपना। Sir, may I? हाँ बोलिए। मैं So for prepaid services, we'll recognize it at a point of time because he cannot revoke the contract. So he will recognize the revenue at a point of time. And for postpaid services, it will recognize over the period of time. All right. You're saying that prepaid we will recognize it
ओवर अ पीरियड, मतलब at a 1200 point time. रुपीज, जैसे 1200 रुपीज मिले आपको, यू आर रिकॉग्नाइजिंग दैट रेवेन्यू फॉर फुल Yes, ईयर? yes, sir. नो सर। अरे रुक जाओ यार, इंटरव्यू में दो लोग ही बात करते हैं, राइट? सो 1200 रुपीज you recognize it upfront, Right. right? Okay, so don't you think that it is cash accounting, not an accrual accounting? But sir, in this we can, the person cannot revoke the contract. He has availed full services. He is availing services for a year. He has paid for it. He cannot cancel But he back has the not availed the contract. services. No, you have not given the services. You just received the amount. टोकन मनी का। Mute Okay. कर लो भाई सम्यक। But You have no. Sir, he cannot cancel the contract mid-term because he has already paid for it and he will not revoke it. So I think it will be at a point of time. okay. So you have not completed your performance obligation, but still you will recognize the revenue. That's what you're saying. Kind of. Okay. And second is what? Second is Over the- postpaid. Postpaid को कैसे करोगे? Over the period of time because I'm providing the services and simultaneously I'm receiving the money, so it will be over the period of time. Simultaneously you are not receiving. You are receiving money after 3 months. एक क्वार्टर के बाद आप रिसीव कर रहे हो. Okay. So in that case, will you recognize every month or after every quarter? Sir, every month. But billing is not yet done. Okay. So I guess at the end of the quarter, because then only we will get certainty. All right. Okay. Good try. Yes. आप लोगों को सबको इस तरह के क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे ताकि आप क्लियर हो कि राइट हम क्या करें. ओके सम्यक भाई आ जाओ. सम्यक अपने जज्बात कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. आ जाओ. Sir, in case of prepaid, we will recognize the revenue on monthly basis, 100 rupees per month. And in ठीक case है. of postpaid, the revenue is recognized over quarter. Every quarter, not every month. Yeah. Yeah. क्यों नहीं करेंगे हम every month? सर अमाउंट की सर्टेनिटी नहीं आई है ना. हमने सर्विसेज दे दी लेकिन सामने रिसिप्ट नहीं है ना. There is no certainty of collection. Right. Okay. All right. Good try. Okay. One last answer to this question. Sir, may I answer this question? हाँ अंशिका बोलिए. Sir, I think in both the cases, revenue will be recognized over a period of time because on the point of view of entity is obliged to perform the services, and they are performing the services over a period of time. It doesn't matter whether the billing pattern is prepaid or it is a postpaid billing pattern. In both the cases, revenue will be recognized over a period of time. This is my opinion. Very good answer. Yes. Because it is not relevant, like whether the billing is prepaid or a postpaid, because as per the term of the entity with the customer, they are able to enforce the payments from the customer, whatever the services they have consumed. So this is it. All right. Very good answer. Yes. Can So I? this is the answer. Yes. अब आप लोग थोड़ा सा एक वापस से कंडीशन देख लो. ये कंडीशन क्या लिखी है? पहली कंडीशन क्या है? द कस्टमर इज रिसीविंग एंड कंज्यूमिंग द बेनिफिट ऑफ द एंटिटीज परफॉर्मेंस एज द एंटिटी परफॉर्म्स. जैसे जैसे आप टॉवर से उनको सिग्नल्स पहुंचा रहे हो, कस्टमर इज यूटिलाइजिंग द टॉक टाइम. साइमल्टेनियस चल रहा है. अभी मैंने आपको बोला सर्विस इंडस्ट्री, टेलीकॉम से सर्विस इंडस्ट्री. अब पैसा आपको अपफ्रंट आया है, पैसा बाद में आया है, इससे फर्क पड़ता है क्या? कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, रेवेन्यू के फंडे बदलते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं बदलते. रेवेन्यू तो वैसे ही रिकॉग्नाइज करते हो आप. कैश हो या क्रेडिट हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. प्रीपेड इज अ कैश सेल जिसमें पैसा एडवांस में मिल रहा है. लेकिन क्या आप एडवांस को हमेशा रेवेन्यू की तरह बुक करते हो क्या, कि एडवांस को एडवांस की तरह लेते हो? एडवांस इज ऑलवेज बुक्ड एज एडवांस, राइट? सो 5100 विल बी बुक्ड एज एन एडवांस बिकॉज परफॉर्मेंस इज नॉट येट फुलफिल्ड. तो जो सम्यक ने आंसर दिया वो सही है. 100 रुपए पर मंथ या जिस भी तरह से कस्टमर उसको कंज्यूम कर रहा है उस तरह से उसको रिकॉग्नाइज करेंगे. सपोज कस्टमर ने पहले महीने 50 रुपए का टॉक टाइम यूज करा तो 50 रुपए,
अगले महीने 200 रुपए का करा तो 200 रुपए, जैसे जैसे द कस्टमर इज यूटिलाइजिंग इट। और पोस्टपेड के केस में 600 रुपीज पर क्वार्टर। जरूरी नहीं है कि बिलिंग 3 मंथ में हो रही है तो रेवेन्यू भी हम 3 मंथ में रिकॉग्नाइज करें। इफ देर इज अ श्योरिटी ऑफ कलेक्शन देन यू कैन रिकॉग्नाइज इट ऑन अ मंथली बेसिस ऑल्सो। अब श्योरिटी कैसे हो सकती है पोस्टपेड के केस में? सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट, वेरी गुड आंसर। अगर आपने पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया है तो बिलिंग कभी भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके पास तो रिकवरी का राइट है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम किसी भी तरह से रिकवर नहीं कर सकते, तो फिर डेफिनेटली आप बाद में उसको रिकॉग्नाइज करोगे जब वो आपके पास सर्टेनिटी आ जाएगी। अदरवाइज वी विल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एवरी मंथ, और ऐसे ही होता है पोस्टपेड के केस में। तो मेरा ये नहीं बोलना है आपको कि आप इंडस्ट्री मैटर एक्सपर्ट हो, आप लोग नहीं हो इंडस्ट्री मैटर एक्सपर्ट, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप फंडामेंटली यू हैव अ रीडिंग ऑफ इंड एज, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट यू हैव टू इम्प्लीमेंट हियर। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और एट अ पॉइंट इन टाइम के काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं अलग अलग, और ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बोले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आंसर से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा, और लिखते टाइम भी आप यही फोकस करना कि आर यू राइटिंग द राइट कॉन्सेप्ट। और अभी कॉपी में जो आप लिख रहे हो उसमें आंसर से ज्यादा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट। यस तुषार। हेलो सर, इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं रख सकता क्या कि जिसमें मतलब एक सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करती है और एक सिस्टमेटिक बेसिस पे बिलिंग होती है, जैसे आपने बताया क्वार्टरली, देन जब बिलिंग करते हैं और जब पेमेंट ड्यू होता है तभी रिकॉग्नाइज करते हैं अपन। देखो कोई भी उसको नाम दे दो, नाम से उतना नहीं है जितना नेचर इंपॉर्टेंट। अगर नेचर ये है कि हम लोग के पास सर्टेनिटी है कलेक्शन, तो फिर हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब वो किसी भी वे में आ सकता है सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, वो फिर डेफिनेटली इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है कि सर्टेनिटी हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। लेकिन अगर वो आप आंसर में बोल सकते हो, इफ देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन इवन इफ द बिलिंग इज नॉट येट डन आई कैन रिकॉग्नाइज। ठीक है, ऑल राइट, ग्रेट। सो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट Sir, क्वेश्चंस। generally in case of postpaid, if they take a bank guarantee, then it also fine, na? Bank हाँ, guarantee is there, then it's a certainty, किसी भी तरीके से सर्टेनिटी आ जाए। right? ओके, ग्रेट ग्रेट। सो आप लोगों को आपके सीए फाइनल के दिन याद आ गए? यस, अच्छा लग रहा है। यस, हेलो। वीडियोस ऑन करोगे तो समझ आएगा थोड़ा। और हाँ पार्टिसिपेशन इज फ्रॉम ओनली 5-7 पीपल, तो ये सही सर, नहीं है। इसमें जो आपने बताया 3 कंडीशन है, उसमें एक कंडीशन है कि कस्टमर रिसीव करता जा रहा है अपनी सर्विसेज और वो मतलब उसको एंजॉय करता जा रहा है जो भी सर्विसेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिल रही है, और एक थर्ड कंडीशन है जिसमें कस्टमर ओब्लाइज है पेमेंट करने के लिए। तो ये दोनों कंडीशन अपने को कोट करनी पड़ेगी अगर ये क्वेश्चन होता है तो, नहीं क्योंकि नहीं, यहाँ पे वो पेमेंट करने के तीनों लिए में से भी। कोई एक, एनी ऑफ द 3 कंडीशन, प्लीज अंडरस्टैंड, नॉट ऑल 3, एनी ऑफ द 3 कंडीशंस इफ गेट सेटिस्फाइड। ठीक है, तीनों नहीं करनी है कोट आपको, तो आपको तो जो लग रही है उस बस वही कंडीशन लगा। ओके, बाकी लोग भी वीडियोस ऑन करो, पार्टिसिपेट करो। यस, नीड एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरीवन। और आप लोग दिखोगे तो ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछ पाऊंगा। चलिए, सो अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। सर एक डाउट है मेरा। हाँ बोलिए। सर पोस्टपेड के केस में अगर मैं पोस्टपेड के लिए बाय कर मतलब अप्लाई कर रहा हूँ कंपनी को, रिचार्ज के केस में मान लीजिए, तो मैं तो लीगली लाइबल हूँ ना पेमेंट करने के लिए, तो वहाँ रिकवरेबिलिटी को नहीं चेक करेगा फिर उसमें अगर डिपॉजिट ना भी हो या फिर हाँ, बैंक इसीलिए गारंटी तो ना भी रिकॉग्नाइज हो कर रहे हैं, बिलिंग नहीं भी करिए तो भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि पर्सन इज लीगली लायबल। लीगली। ठीक है, ओके, फैंटास्टिक। अब एक दो जनरल क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। सपोज फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट से आप देखते हो क्या, फ्लिपकार्ट सेल गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 रुपीज। कस्टमर के पास 1 मंथ का टाइम है,
उसको रिटर्न करने का। ठीक है, तो भूमिका आप बताइए कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे? यस तो भूमिका। पास्ट में जैसा होता है, मतलब पास्ट में अगर रिटर्न आते हैं उस अकॉर्डिंग देखा जाएगा पास्ट में अगर रिटर्न आता है, सपोज प्रोबेबिलिटी। 30% रिटर्न आता है, तो कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे? तो 70%, 70,000। 7,000 राइट। ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रिटर्न के केस में, ई कॉमर्स कंपनी के केस में आप देखोगे कि प्रोबेबिलिटी कितनी है रिटर्न की। अगर रिटर्न हो रहा है 30%, मतलब कि 70% की प्रोबेबिलिटी है, तो 7,000 रुपये ही हम रिकॉग्नाइज करेंगे। बाकी 3,000 कहाँ ले जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो थोड़े ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ उनको, केवल रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, सो ई कॉमर्स कंपनीज में जनरली ये होता है। इसी तरह से सपोज 10,000 यूनिट्स है, 10,000 यूनिट्स तक सेलर सेल कर रहे हैं इसको 10 रुपीज में, और मोर देन 10,000 यूनिट्स होती है अगर, तो वो इसको सेल करेंगे 8 रुपए में। ये पूरा है ईयर का। और अगर पहले महीने आपने 2,000 यूनिट सेल कर दिए, फर्स्ट मंथ यू सोल्ड 2,000 यूनिट्स, तो कितनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे? बताइए, यस तनीषा आप बताइए। यस सेजल आप बताइए। सर पास्ट ट्रेंड देखेंगे, अगर वो 10,000 से ऊपर सेल कर पाता है तो वो 8 रुपीज से तो रेवेन्यू बुक करेगा, बाकी 2 से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। अगर वो 10,000 के अंदर यूनिट परचेज करेगा तो पूरा 10 रुपीज से अपन रेवेन्यू बुक कर लेंगे अपना 2,000 यूनिट्स के लिए। ओके ओके, गुड 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 गुड, परफेक्ट आंसर है। यस, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें भी प्रोबेबिलिटी देखेंगे। इफ द सेलर एक्सपेक्ट्स कि हम 10,000 यूनिट क्रॉस कर जाएंगे, तो फिर हम 8 रुपए से रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज हम लोग 10 रुपए से रिकॉग्नाइज करेंगे। सो इट इज डिपेंड्स ऑन दी पास्ट ट्रेंड्स। तो पास्ट ट्रेंड अवेलेबल नहीं हो तो इंडस्ट्री में जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से। सर इसमें क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस भी अपन मेंशन कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो ना। Okay. वही है ये बेसिकली, the way you will determine that what is the probability। ठीक है, ओके सो यस ये क्वेश्चंस हो गए। अब एक इसी टाइप का एक और सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। Indigo is selling tickets to Make My Trip for 6,000 rupees, sorry for 5,000 rupees, and Make My Trip is selling the tickets to customers for 6,000 rupees। ठीक है, सो प्रहलाद आप बताइए, हाउ मच रेवेन्यू इंडिगो एंड मेक माई ट्रिप विल रिकॉग्नाइज? सर वीडियो ऑन करिए। सर लाइट चली गई इसलिए नहीं किया। अरे सर इंडिगो 5,000 करेगा और मेक माई ट्रिप 6,000 करेगा। नहीं, मेक माई ट्रिप 1,000 करेगा क्योंकि 5,000 इंडिगो का। दैट्स ऑल। हाँ ओके, पूजा आप बताएं। समय यस Sir, it would be as per India's 115. It may be a principal and agent relationship where we have to just think about 3 conditions. We have to
we have to see whether the three conditions has been fulfilled or not. The revenue is recognized on the basis of that conditions. And if Indigo and Make My Trip have the principal and agent relationship, they have to see their three conditions. Primary first one is that whether the contract requirements are fulfilled by Indigo or Make My Trip, and second, inventory risks and price setting. Okay, very good answer. Yes, this is the answer that you people have to give. First, we need to determine is it a principal and agent relationship or not. अगर इंडिगो और मेक माई ट्रिप के बीच में एजेंट प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इंडिगो विल रिकॉग्नाइज 5000 और मेक माई ट्रिप क्या करेगा, केवल 1000 रुपए कमीशन है वो रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, 5000 बाय इंडिगो and 1000 by Make My Trip if it is an agent. अब ये कैसे पता चलेगा कि मेक माई ट्रिप एक एजेंट है या नहीं? तो उसकी जो कंडीशन है, उसकी कंडीशन क्या है, इन्वेंट्री रिस्क, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन। इन्वेंट्री रिस्क का क्या मतलब है, अगर अनसोल्ड रह जाती है इन्वेंट्री तो वो किसके पास जाएगी, राइट, दैट इज इन्वेंट्री रिस्क। तो बेसिकली हमको उस कंडीशन को देखना है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई, अगर वो कंडीशंस में ऐसा कुछ होता है कि मेक माई ट्रिप एजेंट बनता है तो फिर इट विल रिकॉग्नाइज ओनली कमीशन इनकम। ठीक है, क्लियर है प्रहलाद? आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, यस सर, यू नीड टू एक्सप्लेन दैट। ओके सर, ओके ओके, फैंटास्टिक आंसर्स। अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं मैं, कौन बताएगा? सर मैं आई। अरे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, सिंपल क्वेश्चन कौन बताएगा? आप तो टफ टफ बता रहे थे यार। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ओके, जो लोग नहीं आंसर दे रहे हैं उनसे पूछते हैं। इस दिव्य आप बताइए। जी सर। What do you think that there will be difference in the revenue as per GST and revenue as per Ind AS 115? Ind AS 115 के हिसाब से और GST के हिसाब से क्या रेवेन्यू डिफरेंट होती है, और अगर होती है तो क्यों होती है? बोलिए। So 1 minute. Take your time, take your time. Everyone, please do not rush and give the answers. Just always take your time. All right. Sorry, sir. No problem, no problem. But yes, do try and participate. Yes. Okay. मोहित आप बताइए। श्रुति, जीएसटी और Ind AS 115 के रेवेन्यू में डिफरेंस आएगा क्या? यस नो तो बोलना है आपको, अगर आंसर कर रहे हो तो पता ही नहीं चल रहा है कि आप लोग हो या नहीं हो। So may I? हाँ बोलिए। So there would be difference in revenue because GST is a invoice based revenue. We consider only invoice based billing, मतलब billing based revenue we considered. And in Ind AS 5 we also consider the probabilities or the certainty of the revenue. So Very it good may answer. be Very good answer, and approach is right. And the perfect Thank answer to that is Ind AS 115 के रेवेन्यू किस पे बेस्ड है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जैसे कि 5 लाख का था कार का, 4 लाख और 1 लाख। तो ये जो 1 लाख का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ये नेक्स्ट ईयर में जा रहा है।
तो हम नेक्स्ट ईयर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन क्या जीएसटी में हम कितना रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं या 4 कर रहे हैं? जीएसटी किस पे मिल रहा है आपको? 5 लाख पे। पूरे 5 लाख पे मिल रहा है ना। गवर्नमेंट थोड़ी वेट करेगी कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरा होगा उसके बाद रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। बिलिंग हुआ पूरा 5 लाख पे, जीएसटी आ गया, तो इस जीएसटी में हमेशा 5 लाख दिखेगा और आपको इंडेक्स 115 के हिसाब से 4 लाख दिखेगा। यस, टाइम ऑफ सप्लाई बेसिस इन जीएसटी, यू आर राइट। ठीक है, सो ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। ओके ओके, so India's 115 is important from all companies' point of view, whether it is corporate or it is big four. जितना डिस्कशन हम 115 का कर रहे हैं उतना डिस्कशन किसी भी स्टैंडर्ड का नहीं होगा। बाकी तो हम एक एक दिन में 2-2, 3-3 स्टैंडर्ड एक साथ खत्म कर देंगे। So is it important for banking industry also, because it is not applicable on banking industry? नहीं, बैंकिंग पे इंडेस एप्लीकेबल नहीं है। Yes, sir. So does it mean that is not important na, in interviews? बैंकिंग में देखो ऐसा है कि बैंकिंग में जनरली क्रेडिट के लिए आती है कंपनी, क्रेडिट मैनेजमेंट के लिए। Yes, sir. तो क्रेडिट के लिए तो वैसे भी ये पूरा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। क्रेडिट के लिए तो केवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। Okay. ठीक है, ओके। सो अब हम लोग 2 क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपसे अलग जब भी मौका मिलेगा तो पूछता रहूंगा, ठीक है। सर हाँ सर बोले। तो हम लोग my interview scheduled in ICICI mutual fund. So in India is important for that interview. इंडेक्स इज इम्पोर्टेंट अगर वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रोल है तो। नहीं सर, इट इज एनालिसिस प्रोफाइल, मतलब एफपीएनए टाइप की कुछ प्रोफाइल है, विटी उसमें नहीं है, एनालिसिस। उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। जिनके भी कोई इंटरव्यू लाइंड अप हुए हैं या ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी लग रही है, वो लोग क्लास के बाद रुक जाइए, ठीक है। वी विल डू अ डिस्कशन, क्योंकि हम लोग तो क्या है कि पहले इंडेक्स कवर करेंगे फिर ऑडिट कवर करेंगे। तो अगर आपका कोई इंटरव्यू जल्दी लाइन अप हो रहा है तो फिर कैसे आप फास्ट प्रिपेयर करो किसी चीज को, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ऑलराइट। अब मुझे एक बात बताओ, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड इन AS9। AS9 क्या बोलता था, रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इंडेक्स क्या बोल रहे हैं, जब रिस्क रिवॉर्ड और कंट्रोल ट्रांसफर हो, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कि रिस्क रिवॉर्ड जो ट्रांसफर होता था और रिस्क रिवॉर्ड और कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है। एक कॉन्सेप्ट है रिस्क और रिवॉर्ड का और एक है रिस्क रिवॉर्ड एंड कंट्रोल, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और एक कोई इंडस्ट्री का एग्जांपल लेके या कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके कौन समझा सकता है। तो सपोज एयरलाइन इंडस्ट्रीज में जैसे एयरक्राफ्ट होते हैं वो लीज पर लेते हैं, तो लीज में रिस्क एंड रिवॉर्ड तो ट्रांसफर हो गया बट कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ। कंट्रोल अभी भी लेसर के पास ही, लेसी के पास रिस्क और रिवॉर्ड दोनों है। नहीं, वो तो लीज ट्रांजेक्शन हो गया। ओके, नहीं बट एक वे में देखे तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुए हैं। हायर परचेस ट्रांजेक्शन, हायर परचेस ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन करिए कैसे, मतलब रिस्क रिवॉर्ड और सर मैं कंट्रोल। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं कंट्रोल कर। बोले बोले, जिसको भी आंसर आ रहा है अपना नाम लेके बोल दें। सर बेसिकली अगर हम लोगों ने गुड्स सोल्ड किया, राइट, लेकिन कस्टमर ऐसा बोल रहा है कि मुझे ये गुड्स थोड़े टाइम बाद चाहिए, मतलब पैसा मैं अभी दे देता हूँ लेकिन मुझे गुड्स
इन फिजिकल 1 महीने बाद चाहिए, देन अगर हम लोग उसको वेयर हाउसिंग करते तो कंट्रोल हमारे पास ही रहेगा उस केस में। यस, वेरी गुड आंसर एंड वेरी सिंपल एंड प्रॉपर आंसर। आपने गुड्स सेल कर दिए हैं, आपने उसका टाइटल डीड भी उनको ट्रांसफर कर दिए, राइट। लेकिन अभी भी आपने गुड्स फिजिकली उनको हैंड ओवर नहीं करे। बट सर इसमें बिल एंड होल्ड का भी तो कंसेप्ट आ जाएगा फिर। हाँ सर। वही कॉन्सेप्ट है, ये वही कॉन्सेप्ट है। वही बचा। बिलिंग कर दी लेकिन होल्ड कर रखा है आप। ये सब बिल एंड होल्ड में पर तो सर जब सेपरेटली रख अपन सेल रखा है हो अपन जाती ने तो। तब कंसीडर कर लेते हैं ना रेवेन्यू। तो अगर स्पेसिफिकली गुड्स को साइड में रख दिया गया ओनली फॉर द कस्टमर, स्पेसिफिकली रख दिया, अगर आप उसको टच नहीं फिर कर तो सकते हो। हाँ, फिर तो रेवेन्यू एट द इसको पॉइंट ऑफ इसको टाइम। ऐसे समझो, आप ऐसे प्रैक्टिकली समझ लो। और अगेन वापस बात कहां घूम के, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रिवर्सल। मैंने एक कस्टमर को अपना फ्लैट सेल करा और वो फ्लैट की रजिस्ट्री की उनके नाम पे कर दी, लेकिन अपनी उसकी जो चाबियां हैं वो अभी भी मेरी जेब में। फिर न्यू ईयर आ गया, न्यू ईयर पे मैंने सोचा कि अब कस्टमर तो अभी तक आया नहीं, एक काम करते हैं अंदर इस फ्लैट में पार्टी वार्टी कर लेते हैं। मैं अंदर गया, मैंने पार्टी वार्टी करी, उनका फ्लैट खराब कर दिया। जब वो वापस आया उन्होंने बोला कि अब ये नहीं चाहिए फ्लैट, मुझे आपने खराब करके दिया। तो क्या हो गया, अगेन रिस्क ऑफ रिवर्सल। तो पहले क्या करते थे, एएस में जैसे ही रजिस्ट्री होती थी वो बोलते थे रिकॉग्नाइज करो। अब वो ये बोल रहे हैं नहीं, अब उनको जब तक आपने कंट्रोल नहीं दिया, और कंट्रोल का क्या मतलब है, एबिलिटी टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द गुड्स। लिख लो आप, एबिलिटी टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द गुड्स। पूछते हैं कि डेफिनेशन क्या है कंट्रोल की एज पर इंडेस 115। एबिलिटी टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द एसेट। एक सेकंड में आपको डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन लिखा देता हूं। कंट्रोल वर्सेस रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, जो साइड में लिखी हुई है ना डेफिनेशन, कंट्रोल मींस एबिलिटी टू डायरेक्ट द यूज एंड ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द रिमेनिंग बेनिफिट फ्रॉम द एसेट। मतलब वही बात हो गई कि आपके पास अभी भी राइट है उस असेट को यूज करने का, एबिलिटी टू डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी हमारे हाथ में ही है, सेलर के हाथ में, वो अभी तक वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे इन्होंने बोला कि उसको आपने एकदम साइड में कहीं रख दिया और ऐसा लिख दिया वहां पर डू नॉट टच, यस, एक एक्सक्लूसिव एरिया बना दिया आपने, तो फिर ठीक है, तब तो कोई उसको टच नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर सो फार अबाउट whatever we are discussing? ठीक है, सो सर यू एक हैव, डाउट। हाँ सर बोलिए। सर अगर इसमें केस अगर सर्विसेज का हो कि अपन ने कांटेक्ट कर लिया कि सर्विसेज हम फ्यूचर में लेंगे और उसके लिए एडवांस भी रिसीव कर लिया, तो फिर रेवेन्यू तो अपन जब सर्विस प्रोवाइड कर देंगे तभी करेंगे ना बुक। रेवेन्यू एडवांस में कभी भी बुक नहीं करना है, जो प्रीपेड का वही केस था। ठीक है ना, एडवांस रेवेन्यू यू विल नेवर एवर बुक, तो एडवांस में जाएगा। यस सर, गॉट इट सर। लास्ट पॉइंट इसमें जो डिस्कस करने जैसा है, वैसे तो और भी क्वेश्चंस है लेकिन वो क्वेश्चंस हम लोग ऑन एंड ऑफ डिस्कस करते रहेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो है दैट व्हाट आर द कंडीशन ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉग्नाइज करने की क्या कंडीशंस होती है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कितने लोगों को याद है ये पॉइंट? और लास्ट वाली लाइन याद है, एबिलिटी एंड इंटेंट। अदर देन दैट दोनों प्राइसिंग प्राइसिंग अग्री होना चाहिए इंटरनल, मतलब या तो वर्बली या तो क्या बोलते हैं उसको, या तो वर्बली या तो रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए दोनों पार्टीज की साइड से, दोनों को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। देन कभी कभी होता है ना कि वो इनबिल्ट ऐसा मान लेते हैं कि ये तो ऐसा होगा ही सही। नहीं दैट वन नहीं 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 कंडीशन नहीं इज देयर। नहीं, अदर क्लियर देन क्लियर दैट आंसर, आई नीड क्लियर आंसर, क्लियर क्लियर।
कितनी कंडीशंस है और क्या क्या कंडीशंस है, थोड़ा क्लियर बताओ। हाँ अजय बताओ, अनम्यूट करो। सर इसमें 5 कंडीशंस देखनी पड़ेगी। सबसे पहला ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सप्लाई हो रही है। दूसरा बोथ द पार्टीज एग्री कर चुके हैं, चाहे वो ओरली हो या रिटर्न में हो। तीसरी तीसरी कंडीशन तीसरी याद नहीं आ रही। चौथी कंडीशन है एबिलिटी ऑफ कस्टमर टू पे, मतलब इंटेंशन और एबिलिटी चेक करना है अपने को। ऑलराइट, वेरी गुड। चार कंडीशन है सर। ओके Rights सुपर। and obligation must be defined. कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, यस वेरी गुड। And transaction पेमेंट price must टर्म्स भी be. आइडेंटिफाई रहने चाहिए पेमेंट कंडीशन होनी चाहिए। और एनफोर्सेबल राइट होना चाहिए दोनों के बीच में, या फिर मतलब ऑब्लिगेशन भी एनफोर्स्ड होना चाहिए वो चीज। यस वेरी गुड आंसर, यस। सो ये कंडीशंस हैं, और आप लोगों को मुझे जहां तक लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी, कि कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। ठीक है, सो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। द पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट एंड कमिटेड टू परफॉर्म। शॉर्ट में लिखते जाओ आप, कॉन्ट्रैक्ट में दोनों कमिटेड है परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद दोनों के पास राइट है, ठीक है, और उसके बाद पेमेंट टर्म्स आइडेंटिफाइड है, कमर्शियल सब्सटेंस है, और कलेक्टेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ऐसे करके पांचों आप कंडीशन यहाँ पे लिख लो। क्वेश्चन पूछा हुआ भी गया है और केस बेस्ड क्वेश्चन भी है इसके ऊपर। ठीक है, आज ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा ग्रुप पर पीडीएफ के भरोसे मत रहना, और ना रिकॉर्डिंग्स के भरोसे कि लाइक रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे आराम से। अरे वो देख के क्या फायदा होगा, रिकॉर्डिंग्स तो देख ही सकते हो आप, पर लेकिन साथ साथ में अगर पार्टिसिपेट करो तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, सो ये पॉइंट यहाँ तक हो गया। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, कौन आंसर देगा? यस परिधि, आकांक्षा, हाँ परिधि, यस बोलिए, आर यू देयर? आकांक्षा, ओके। और कौन है? सहजल, आप दीजिए। यस सर। ओके, सो यू हैव दी नेटफ्लिक्स ने आपको 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया है। ठीक है, जो कि वो 299 रुपीज पर मंथ चार्ज करते हैं किसी कस्टमर से, बट दे हैव गिवन यू 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन। हाउ विल दे रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू फॉर दिस ट्रांजैक्शन? नॉट आई थिंक। ओके ओके, ट्राई करो, लेकिन ट्राई करो कभी। देखो इंटरव्यू में हमेशा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे। इफ मैंने बाद में सर्विस उनसे परचेज करती हूँ तो देन वो इस 1 मंथ की सर्विस को डिवाइड कर देंगे, उस जो वैल्यू मैं उनको पे करूंगी। ऑलराइट, ओके, फाइन है। और बताओ प्रहलाद। सर अगर अपन बाद में सर्विसेज उनसे नहीं ले रहे हैं तो ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा, बट अगर बाद में परचेज कर रहे हैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन तो वो सेम 2 महीने में डिवाइड हो जाएगा, 299 एलोकेट कर देंगे, मतलब पीओ में। अगर नहीं ले रहे हैं तो फिर क्या होगा? फिर रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे क्योंकि पेमेंट टर्म्स नहीं है कुछ भी। ऑलराइट ऑलराइट, वेरी गुड आंसर, यस। अभी हमने बात करी है कॉन्ट्रैक्ट कब एस्टेब्लिश होगा, जब इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसमें क्या हो रहा है, नेटफ्लिक्स के केस में आपने 299 रुपीज का सब्सक्रिप्शन ले लिया, और उसके बाद देर इज नो प्रॉब्लम, राइट, देर इज नो लाइबिलिटी ऑन योर पार्ट दैट यू शुड कंटिन्यू इट और नॉट।
तो इसमें सिंपल सी बात है कि पेमेंट टर्म्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, कोई पेमेंट टर्म है ही नहीं इसमें। है क्या पेमेंट टर्म? नहीं है। आपने आपने यूज करा, यूज करने के बाद आपने बोला कि अब मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो कोई पेमेंट टर्म है ही नहीं इसमें, तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ही नहीं आएगा। क्लियर है आपको सबको? पूछा वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिए आप, जो भी फ्री सर्विसेज की रेवेन्यू होती है, फ्री ट्रायल, इसको ट्रायल पीरियड रेवेन्यू भी बोल सकते हो, ट्रायल पीरियड रेवेन्यू। सो ट्रायल पीरियड रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड और नॉट? इट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इफ देयर इज नो पेमेंट टर्म्स। अगर ये बोलते हैं कि नहीं, ट्रायल लेने के बाद अब आपको ऑप्ट करना ही है, तो फिर आपको इसको रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि नहीं, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, देयर इज नो ऑब्लिगेशन, then you will not recognize because it is not a contract at all. Sir, in short, we will not recognize, मतलब 1 महीने का ही recognize करेंगे अगर उसने next month services avail कर लिए तो। ये इस महीने का कुछ भी नहीं होगा, मतलब recognize नहीं करेंगे, और next month के लिए जो जो वो पे करेगा बस वही recognize बस करेंगे। वही रिकॉग्नाइज करेंगे अगर वो कंटिन्यू करता है और आता है, सब्सक्राइब करता है। अदरवाइज तो सर ये कोई महीने का एंट्री वगैरह भी नहीं होगी? जैसे अगर मेरे 1000 कस्टमर्स को मैंने ऐसे ट्रायल पीरियड में दे दिया तो कुछ हाँ, उसका एंट्री भी नहीं होगा? उसकी कुछ एंट्री भी नहीं होगी। और सर एक चीज है, अब नेक्स्ट मंथ जब 299 दिया तो अलोकेशन नहीं होगा ना फर्स्ट मंथ का भी? सिर्फ 299 इंडिविजुअल स्टैंड अलोन प्राइस है वैसे भी, ये तो कॉम्बिनेशन में तो बिकता नहीं। अगर कॉम्बिनेशन में बिकता होता तो वी विल अलोकेट ना, और नहीं। करेक्ट। अभी तो क्योंकि 299 अगर आप कंटिन्यू भी करोगे आगे, तो ये राइट। वाला तो कोई कॉन्ट्रैक्ट में आ ही नहीं रहा है। तो जब से स्टार्ट करोगे तब से रिकॉग्नाइज करो। ओके। लेकिन इसमें सर अगर ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर 299 अभी दे दो तो इस महीने का आपको फ्री मिलेगा, लेकिन अगले महीने से आपका ये 299 उस पे एडजस्ट हो जाएगा, हाँ, करेक्ट। तो उस केस में कैसे करते हैं? देखो, अगर 299 रुपीज एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपको पे तो करना है, पे तो करा आपने, तो 299 रुपीज फिर जब आपने पे करा है तो फिर ये उनकी रेवेन्यू बन जाएगी। लेकिन रेवेन्यू कब बनेगी? जब सर्टेनिटी आ जाएगी। तो इस महीने में क्या एंट्री डालूंगी उस पे? इस महीने तो केवल आपको अगर पैसा मिल गया है तो आप एडवांस डाल दोगे टू कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी। ओके, हाँ। फिर अगले महीने वो सेल रिकॉग्नाइज कर दूंगी। अगले महीने अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो सेल रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं तो रिफंड कर देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट है। राइट। अब आप लोग इस स्टैंडर्ड को अच्छे से देखें। इसमें एक डाउट एक था मेरा डाउट इस है। क्वेश्चन। हाँ हाँ, बोलिए। इसमें जो ये 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन दिया है, एक तरीके से प्रमोशन एक्सपेंस है। तो लाइक जैसे मॉल्स में होता है, कूपन्स देते हैं, तो उसमें तो एलोकेट करते हैं जो ट्रांजैक्शन प्राइस होता है बाद का। तो इसमें क्यों नहीं करेंगे? मतलब सेपरेट पीओ ले रहे हैं या फिर, बट एक तरीके से रिलेटेड ही है। अलोकेट मतलब हम लोग, अगर आपके पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मल्टीपल होंगे तो अलोकेट करेंगे। इसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपका एक ही है, ओके। तो एक में फिर अलोकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर तो शर्ट भी था और पॉइंट्स भी थे, इसलिए करा हमने उसको अलोकेट। ठीक। ठीक है, ओके, सुपर्ब। सो सर एक डाउट और थे। हाँ हाँ, बोलिए। सर अभी जो टेलीकॉम कंपनीज है वो रिचार्ज के साथ, मान लीजिए मैं 3 मंथ्स का रिचार्ज करा रहा हूँ अभी, तो रिचार्ज के साथ ओटीटी सब्सक्रिप्शन मिलता है, कहीं 3 मंथ्स का मिलता है, कहीं ईयरली भी मिलता है किसी किसी रिचार्ज पैक में। तो उस केस में क्या कैसे रिवेन्यू बुक होगा, थोड़ा सा बताइए ना। प्रीपेड रेवेन्यू, प्रीपेड रेवेन्यू साथ में ओटीटी सब्सक्रिप्शन मिलते हैं ना, जो भी रिचार्ज हो जो। हाँ हाँ हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। यस, ये पूछा भी जा सकता है। यस, सो सो इसको ओटीटी सब्सक्रिप्शंस भी मिल रहे हैं अब आपको। ठीक है, वो कभी कभी 3 महीने के मिलते हैं, कभी कभी साल भर के भी मिलते हैं, अलग अलग टाइम पे। जैसे वर्ल्ड कप आ रहा है तो उस टाइम साल भर का भी दे देती है कभी कभी वैसे रिचार्ज में, तो उस केस में थोड़ा सा बंडल्ड सर्विसेज हैं। अगर बंडल सर्विसेज, बंडल्ड सर्विसेज हैं तो फिर उसमें क्या करेंगे? बंडल्ड सर्विस मतलब ये वही क्वेश्चन हो गया हमारा कि शर्ट के साथ पॉइंट्स भी मिल गए। तो टॉक टाइम तो दे रहे हो आप, साथ में आप ओटीटी सर्विसेज भी दे रहे हो,
तो अब आप क्या करोगे, मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सो यू विल अलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस इनटू मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और फिर उसको अलोकेट करने की जो भी मेथड है, सपोज स्टैंडर्ड ऑन प्राइसिंग है आपके पास, तो स्टैंडर्ड ऑन प्राइसिंग, और अदरवाइज रेसिडुअल प्राइसिंग सर अप्रोच लगा के। सर इसमें एक चीज और ऐड करनी है। अगर ऐसा हो कि मान लीजिए रिलायंस है, राइट, रिलायंस का हाँ, जियो है। अब जियो अपने साथ अगर अमेजोन प्राइम या नेटफ्लिक्स का दे रहा है तो फिर डिफरेंट नहीं हो जाएगी चीजें, क्योंकि नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू है ओटीटी का, तो जो उसको रिलायंस के थ्रू मिलने वाला है, और रिलायंस जो है वो दोनों को कंबाइन करके बेच रहा है, तो रिलायंस क्या क्या अकाउंटिंग होगी और नेटफ्लिक्स क्या क्या अकाउंटिंग होगी? देखो इसमें ऐसा होगा कि सबसे पहले तो आप अगेन वही चीज एस्टेब्लिश करोगे कि प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप। ओके। अगर वो प्रिंसिपल है और रिलायंस एजेंट है, तो फिर प्रिंसिपल एजेंट के हिसाब से वो कमीशन रिकॉग्नाइज करेगा। ओके। लेकिन अगर रिलायंस ही उसमें प्रिंसिपल भी है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बस वो ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा और उसको रिकॉग्नाइज करा। ओके, बेसिक्स पे ही जाना पड़ेगा, राइट? बेसिक्स ही है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने अजय, और गुड आंसर सम्यक। सो ऐसे ही आप लोग डिस्कशन करते रहो ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप होते चले जाए, ठीक है। तो 115 इज सर्टेनली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट एंगल, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन एटलीस्ट 8-10 क्वेश्चंस ऑन दैट, ठीक है। आप लोग को और भी अगर कोई क्वेश्चन इसमें ध्यान हो तो जरूर पूछो, ऑल्दो देयर आर सम 3-4 क्वेश्चंस व्हिच वी हैव टू फर्दर डिस्कस, ठीक है। बट वो अब हम लोग कल के डिस्कशन में ले लेंगे व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंड AS 116। इंड AS 116 के साथ में उसके क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है। नाउ दूसरा आज हमारा एजेंडा क्या था? दूसरा एजेंडा सेंटर सिलेक्शन का आप बता रहे थे। सेंटर सिलेक्शन तो मैंने कल बता दिया था, ठीक है। नहीं, वो ग्रुप्स में डिवाइड करके आप बोल रहे थे ना, मतलब के कैसे लें, अटेम्प्ट वाइज और 4 के ग्रुप्स आप बाइफरकेट करने वाले थे। एक सेकेंड, हाँ।